Assalamu alaikum students, Naira Miss here. Now today we are going to see the poem 2.1 Invictus. Invictus. अब ये वर्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ना, विक्ट्री. VICTORY, विक्ट्री. विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत ना, ट्रायम्फ, विक्ट्री. ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है जीत. तो इनविक्टस का मतलब है कि जिसको जीता ना जा सके. हिंदी में हम कहेंगे कि जिसको जीता ना जा सके. एंड इन इंग्लिश यू कैन राइट डाउन अनकॉन्करेबल. अनकॉन्करेबल. UNCONQUERABLE. अनकॉन्करेबल. अनकॉन्करेबल. कॉन्कर वर्ड भी सुना होगा ना आप लोगों ने हिस्ट्री में कि फला फला किंग ने जो है वो उस एम्पायर को कॉन्कर किया है ना. कॉन्कर किया मतलब कि जीता. तो अनकॉन्करेबल मतलब कि जिसको जीता ना जा सके. अब ये किस बारे में है, मतलब ये टाइटल ऐसा क्यों है? तो ये जो है इसका जो हम ये पोएम का थोड़ा बैकग्राउंड देखें. जो इसके राइटर है, द पोएट. ओके, लेट अस सी व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट. विलियम अर्नेस्ट हेनली. द नेम ऑफ द पोएट इज विलियम अर्नेस्ट हेनली. तो उनके बारे में ये फेमस है कि उनको जो है कुछ ट्यूबरक्यूलर इन्फेक्शन हो गया था. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन उनका जो एक पैर है ना वो काटना पड़ा था. इट रिजल्टेड इन एम्प्यूटेशन ऑफ अ लेग बिलो द नी. घुटने के नीचे उनका पैर जो है ना एम्प्यूटेट करना पड़ा था. एम्प्यूटेट करना मतलब काटना. तो ये पोएम जो है ना उन्होंने उसी जो है इंसिडेंट के बाद, उसी मिसहैप के बाद लिखी है. दिस पावरफुल पोएम वाज रिटन शॉर्टली आफ्टर दिस इंसिडेंट. एंड इट इज़ ऑल अबाउट शोइंग करेज इन द फेस ऑफ डेथ. तो इसमें जो है उन्होंने ना पूरा आपको ये बताएगा कि उन्होंने किस तरह से हिम्मत का सामना करके है ना, हिम्मत से जो है मौत का सामना किया है. और उसके अंदर आपको एक और चीज़ दिखेगी, अ स्ट्रॉन्ग विल दिखेगी उनकी. अ स्ट्रॉन्ग विल टू सर्वाइव विद डिग्निटी इन द फेस ऑफ सीवियर हार्डशिप्स. बात समझ में आई कि उसके इस पोएम में एक स्ट्रॉन्ग विल दिखेगी उनकी कि सर्वाइव विद डिग्निटी. डिग्निटी मतलब क्या बोलते हैं ना, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीना. इवन इन द फेस ऑफ सीवियर हार्डशिप्स. चाहे जितनी भी मुश्किलात आए लाइफ में, कितने भी अप डाउन्स आए हैं ना, लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन्स. समटाइम यू हैव वेरी ब्राइट सनी डे, सो समटाइम यू हैव वेरी डार्क एंड ग्लूमी नाइट. तो किस तरह से लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को फेस करना है, कितनी भी हार्डशिप आए, सर्कमस्टांसेस कितने भी अनफेवरेबल रहे, बट यू हैव टू बी स्टेड फास्ट. यू हैव टू यू हैव टू शो स्ट्रॉन्ग पर्सन ऑफ योर सेल्फ. आपको अपना एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डेवलप करना है कि आप जो है कोई भी हालात का सामना कर सको. तो इसी सिनेरियो में जो ये पोएम है लिखी गई है. ठीक है, तो एज यूजुअल हमेशा की तरह विल बी डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर. सो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. इफ यू वांट वी कैन जस्ट गो थ्रू. Think and respond with yes or no. When you are faced with a very serious problem or some grave danger, serious danger, grave matlab serious. What do you experience? Panic, wishing you were never born, hopelessness, helplessness, no emotion, calmness and composure, willingness to tackle it. तो इसमें आपको अपनी फीलिंग्स जो है बताना है कि आप क्या फील करते हैं. अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम या एकदम बहुत ज़्यादा डेंजर आपको फेस करना पड़े तो आप क्या महसूस करते हो? डर महसूस करते हो, ये महसूस करते हो कि आपको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, या एकदम नाउमीद हो जाते हो, या मजबूर हो जाते हो, या कोई इमोशंस ही नहीं रहते. तो ये दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रिएक्शन. एंड तो ये ऊपर आपकी फीलिंग्स हैं और नीचे आपको योर रिएक्शंस.
break down and cry, run away and hide, pray to God, ask for help, build up courage, take it as a challenge. तो ये जो है राइट अबाउट योर फीलिंग्स एंड रिएक्शन इन 4 to 5 लाइन्स. सो यू कैन डू इट पर्सनली. तो ये जो है ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वार्मिंग अप जो है दिस हैज़ बीन गिवन जस्ट टू क्रिएट अ बैकग्राउंड फॉर द पोएम. दिस क्वेश्चंस आर नॉट कंसर्न विद योर एग्जामिनेशन. तो ये बस ये समझाने के लिए दिया है कि आप जब व्हेन यू एनकाउंटर विद एनी प्रॉब्लम, जब आप कोई प्रॉब्लम बहुत ही ग्रेव सीरियस प्रॉब्लम फेस करते हो तो आपकी फीलिंग्स क्या होती है, आपके रिएक्शंस क्या होते हैं, है ना. तो वो बताने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. गेस व्हाट द फॉलोइंग सिंबलाइज एंड मैच द पेयर्स. नाउ यू कैन सी हियर कि आप लोगों को एक्चुअली 2 कॉलम्स दिए हैं और मैच द कॉलम टाइप जो है ना क्वेश्चन दिया गया है. तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या सिंबलाइज करती है, कि कौन सी चीज़ किस चीज़ का प्रतीक है. अ टॉल माउंटेन, तो उसका ई आ सकता है स्ट्रेंथ और या फर्मनेस, है ना. बोलते ना वो एकदम पहाड़ की तरह स्ट्रांग है. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डार्क नाइट. डार्क नाइट, इसके लिए आपका आंसर आ सकता है सी, डीप डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस मतलब क्या, पेन, है ना, या दुख, सॉरो, पेन एंड सॉरो, डिस्ट्रेस मतलब. अ रोज, रोज किसके लिए, ब्यूटी. सनराइज का क्या आ सकता है, होप. अ फ्लाइंग बर्ड, इसका क्या आ सकता है, फ्रीडम. और 6 जो है थंडर, उसका आ सकता है एंगर. ओके. तो यहाँ पे मतलब कुछ हमको समझ में आया कि नेचुरल कुछ फैक्टर्स दिए थे, कुछ नेचुरल फिनोमेना दिए थे और हमको बताना था कि वो किस चीज़ को, कौन सी फीलिंग को रिजेंबल करते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोएम इनविक्टस. तो इनविक्टस का मीनिंग हमने क्या देखा, अनकॉन्करेबल, है ना. इनविक्टस का मीनिंग हमने क्या देखा, अनकॉन्करेबल, जिसको जीता ना जा सके, है ना. ठीक है. तो लेट अस सी. देखिए आपको पोएम के लेफ्ट में यू कैन सी क्वेश्चन आंसर हैव बीन, आई मीन क्वेश्चंस हैव बीन गिवन. सो ये जो है टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस अंडरस्टैंड पोएम फर्स्ट. पहले पोएम समझ ले, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस भी देखेंगे. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole. Out of the night. अभी हम लोगों ने देखा ना कि ऊपर कुछ हमको नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल चीजें दी गई थी और पूछा था ना कि वो किसको सिंबलाइज करती है. तो यहाँ पर नाइट, है ना. नाइट के बारे में देखा होगा आप लोगों ने कि डार्क नाइट क्या क्या दिया था, डीप डिस्ट्रेस, है ना. देखिए ऊपर देखिए आप लोग कि डार्क नाइट का क्या दिया था, डीप डिस्ट्रेस. मैंने आप लोगों को आंसर्स पता है ना. डीप डिस्ट्रेस, डीप डिस्ट्रेस मैंने कहा था कि पेन एंड सॉरोज, राइट. पेन एंड सॉरोज, दुख तकलीफें, पेन एंड सॉरोज. तो आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, क्या मतलब हुआ इसका कि बहुत सारे जो है ना पेन एंड सॉरोज है, हार्डशिप्स है, जिन लोगों ने मुझे कवर करके रखा है, कवर करके रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है ना. देर आर मेनी हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स, मेनी पेन्स एंड सॉरोज that have surrounded me, okay, and surrounded me from all the side, and they look as black as the pit from pole to pole. Now what is the meaning of this pit? देखो आपको कैपिटल में दिया हुआ है ना, P जो है, P लेटर कैपिटल दिया, pit. Let us see the meaning of this word. You can see to the left of the screen the second word which is given, pit. Pit, a large deep hole in the ground. A large deep hole in the ground. अब लेकिन मतलब क्या, जो गहरा खड्डा खोदा जाए जमीन के अंदर उसको आप बोलोगे पिट. लेकिन एक और चीज दिया यहाँ पे, देखोगे आप क्या दिया है, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल. अब पोल टू पोल यहाँ पे किसकी बात की गई है, आपको पता होगा ना. हमारा अर्थ एक स्फीयर है ज्योग्राफी में. देयर इज अ नॉर्दर्न स्फीयर, देयर इज अ सदर्न स्फीयर, है ना. नॉर्थ और साउथ जो है सॉरी नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पोल, जो 2 पोल्स है
है ना, एकदम जो हमारे पृथ्वी का, हमारे अर्थ का जो टॉप पोर्शन है उसको पोल बोला जाता है ना, और एकदम जो बॉटम वाला पोर्शन है उसको भी पोल बोला जाता है। तो नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पोल की तरफ इशारा किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए ना तो आप पीठ का एक है ना मीनिंग लिख लीजिए, एंड नो नीड टू से, ठीक है, कि आपको मीनिंग्स लिखना है, नो नीड टू से। सो प्लीज कीप राइटिंग डाउन द मीनिंग्स ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन, या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं प्लीज लिखते जाइए। तो खैर ये पिट का मीनिंग एक लिख लीजिए, ये सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो कहते हैं ना, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अर्थ के अंदर बहुत सारे अर्थ क्रस्ट, फिर देन वो मेंटल, देन अर्थ का कोर, है ना, बोलते हैं ना जमीन की गहराई में कितना अंधेरा है, उतने अंधेरे, उतने काले जो है ना हार्डशिप्स है, उतने पेन और सॉरोज मुझे जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आई थिंक वॉट एवर गॉड्स में बी, लेकिन जैसे भी हालात है ना, वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, आई एम नेवर एवर अनग्रेटफुल टू गॉड। मेरी बात समझ में आ रही है कि कैसे भी हालात हैं, लेकिन मैं अल्लाह ताला का जो है बोलते ना शुक्रा नहीं हूँ। जैसे भी हालात हैं, मुझे एक बात की तसल्ली है कि क्या, फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल, अनकॉन्करेबल, देखो यही वर्ड कहा ना मैंने, अनकॉन्करेबल, जो पोएम का मीनिंग है वो यही है, अनकॉन्करेबल सोल, कि भले कैसे भी हालात हो, है ना, मैंने अपने सोल को जो है कभी हालात के आगे कॉन्कर होने नहीं दिया, है ना। हालात के आगे जो है, हालात को जो है, मेरी सोल को, सोल मतलब क्या, आत्मा, है ना, आत्मा को जो है मैंने, अभी इसका मतलब क्या हुआ, अभी जैसे देखो, मतलब मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दूं कि देखो कभी कभार ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल कि सपोज एक बहुत ही सीधा साधा इंसान है ना, अ वेरी ग्रेट सिंपल गोइंग ग्रेट गाय, बट सपोज ऐसा होता है कि ही इज लुकिंग फॉर द जॉब, है ना, वेरी बैडली, बहुत जो है जॉब की तलाश कर रहा है, बट ही इज स्टिल अनएम्प्लॉयड, है ना, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है। तो एंड सपोज इफ इन केस, सपोज होकर देखता है कि घर की कंडीशन बहुत खराब है, एंड पीपल, है ना, हिज फैमिली स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब भूखे मर रही है। तो ऐसी हालत में एक इंसान क्या कर सकता है कि कभी कभार ऐसी हालत में इंसान जो है चोरी करने के लिए भी मजबूर हो जाता है, ही बिकम्स सो हेल्पलेस दैट ही बिकम्स अ थीफ। मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर ऐसे सिचुएशन में इंसान सपोज थीफ बन गया, तो मतलब क्या हो गया, उसने अपनी सोल को जो है सरेंडर कर दिया हालात के सामने, है ना, अपने बोलते ना जमीर का सौदा कर लिया, ही सरेंडर्ड हिज कॉन्साइस, जमीर को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, कॉन्साइस। तो उसने अपने जमीर का सौदा कर लिया। तो बिल्कुल इसी तरह की कुछ बात जो है पोएट कहना है कि इसके घर में तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कि पीपल वर स्टार्विंग या अनएम्प्लॉयड, बल्कि मैंने बताया इनका कि इनका बैकग्राउंड क्या था कि इन्होंने जो है ही लॉस्ट हिज वन लेग, है ना, हिज लेग हैड टू बी एम्प्यूटेटेड। तो भले कैसे ही हालात रहे हो, कैसे ही हार्डशिप रहे हो, इन्होंने कभी जो है अपनी सोल को सरेंडर नहीं किया। समझ में आई नहीं लाइन्स? इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस, देखो क्लच का मीनिंग एनीथिंग विच कैन बी होल्ड, विच कैन बी हेल्ड इन योर हैंड, है ना, जिसको हम हाथ में पकड़ सके उसको क्लच कहा जाता है ना, गाड़ी वगैरह का भी पता होगा हाथ को। लेकिन यहाँ पर फेल क्लच का मीनिंग लिख लीजिए, विकेट ट्रैप। आई थिंक इट इज गिवन, लेट अस सी, या इट इज गिवन। देखिए फेल क्लच मीनिंग क्या दिया है, विकेट ट्रैप। विकेट ट्रैप मतलब बहुत बुरा जाल। विकेट ट्रैप मतलब क्या, बहुत बुरा जाल। अब किस चीज का जाल? इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांस मतलब क्या, हालात, सिचुएशन, कंडीशंस। सर्कमस्टांस मतलब क्या, हालात, कंडीशन, सिचुएशन। तो हालात के बुरे जाल में, हालात के बुरे जाल में, आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड।
देखिए विंस्ड का मतलब क्या, देखो दिया है क्या, यस इट इज गिवन, है ना, यू कैन सी द ग्लॉसरी, इट इज गिवन, मीनिंग्स हैव बीन गिवन। विंस्ड का मीनिंग है जर्क्ड विथ पेन। जर्क का मतलब क्या होता है, झटका लगने को, तो जर्क विथ पेन, जोर का झटका लगना, दर्द से जोर का झटका लगना। तो सर्कमस्टांसेस, हालात कितने भी खराब रहे हो, मुझे ना तो जोर का झटका लगा है, ना तो मैं रोया हूँ जोर जोर से, नॉर क्राइड अलाउड, ना तो मैंने मातम मनाने के लिए रोया हूँ, ना तो मुझे जोर का झटका लगा है। अंडर द ब्लजियोनिंग्स ऑफ चांस, देखो अंडरलाइन द वर्ड ब्लजियोनिंग। देखो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, तो पुलिस वाले ब्लजियोनिंग बहुत कर रहे हैं, याद रखिए ये वर्ड। अब क्या मतलब हुआ इसका, ब्लजियोनिंग का, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। देखो द मीनिंग हैज बीन गिवन इन द लेफ्ट। ब्लजियोनिंग का मतलब देखो क्या दिया है, वॉयलेंट बीटिंग विथ अ क्लब। क्लब का मतलब पता है, यहाँ पे क्लब के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। क्लब का एक मतलब जो पुलिस का डंडा होता है ना, उसको भी आप क्लब बोल सकते हो। वो डंडे को पता है स्टाफ भी बोला जाता है, STAFF स्टाफ, वही टीचिंग स्टाफ जैसे बोलते हैं हम, स्टाफ। बहुत सारे जो है वर्ड के ना डबल मीनिंग्स होते हैं, और ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, होमोग्राफ। हम लोग एक पोएम में देख चुके हैं ना, हैव यू एवर सीन डबल मीनिंग वर्ड्स, याद है ना आप लोगों को। तो खैर, तो ब्लजियोनिंग याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लॉकडाउन में ब्लजियोनिंग बहुत हुई है। अभी मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रही हूँ कि याद रखिए, यहाँ भी इनका ये बहुत ही टफ वर्ड है, इसका मीनिंग याद रखो, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। ब्लजियोनिंग, ब्लजियोनिंग मतलब क्या, वॉयलेंट बीटिंग विद अ क्लब। तो जो है ना, किसी डंडे से बहुत बेतहाशा मारना, उसको बोलते हैं ब्लजियोनिंग। तो अंडर द ब्लजियोनिंग ऑफ चांस, यहाँ पे चांस का मतलब भी क्या है, सिचुएशन। माई हेड इज ब्लडी बट अनबोर्ड, तो हालात ने इतना मुझे मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है कि मेरा सर जो है ना ब्लडी हो गया है। ब्लडी हो गया मतलब इंजर्ड हो गया है, मेरा सर पूरी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। बट अनबोर्ड, बो ना किसको बोलते हैं, झुकने को भी बोलते हैं ना, बैंड होना, बो होना मतलब बैंड होना, अनबोर्ड मतलब अनबेंट, अनबेंड मतलब झुका नहीं। तो सुना होगा ना आपने कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, बिल्कुल यही बात है यहाँ पर, कि भले मैंने कितने भी हालात, कितने भी सीवियर हालात को सहा हूँ, सीवियर हार्डशिप्स को सहा हूँ, आई टॉलरेटेड लॉट ऑफ हार्डशिप्स, बट माई हेड रिमेन्ड अनबोर्ड दो इट वॉज ब्लडी, गेटिंग मी। कितने भी गंभीर हालात को सहा हूं, लेकिन मैंने अपना सर कभी नहीं झुकाया। बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath एंड tears looms but the horror of the shade. Beyond this place of wrath and tears, देखिए wrath का मीनिंग, wrath यू कैन सी, wrath का मीनिंग क्या दिया है, एंगर, एंगर है ना, एंगर गुस्सा। हम कहर बोलते ना, कुदरत का कहर है, कुदरत का गुस्सा है, तो दिस इज व्हाट मीन बाय रेथ। ठीक है, रेथ का मीनिंग क्या, कहर या एंगर। तो इस दुनिया में बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रेथ एंड टीयर्स, है ना, यहाँ पर जो है ऊपर वाले का कहर बरसता है, एंगर बरसता है, और जिसकी वजह से हम लोगों को है ना सफर करना पड़ता है। हमारे आंखों से जो है आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, टीयर्स स्टार्ट रोलिंग डाउन, है ना, फ्रॉम आवर आईज। लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड, what is the meaning this, के looms the horror of the shade and yet the manners of the year find and shall find me unafraid। यानी क्या बताया जा रहा है कि this world is full of anger and sadness, है ना, ये जो दुनिया हम जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे है ना लोग, अल्लाह ताला का भी गुस्सा है, लोगों का भी गुस्सा है, लोगों के गुस्से को सहना पड़ता है, हम लोगों को सैडनेस सफर करना पड़ता है। तो लेकिन लूम्स का मतलब देखो क्या आप लिख सकते हो, हावर्स, या हावर्स, या फिर लिखिए आप हैंग्स ओवरहेड। हैंग्स ओवरहेड मतलब सर पर मंडराना,
लूम्स का मतलब बोलते हैं ना खतरा सर पर मंडरा रहा है ना, इंडिया के सर पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि द डेंजर ऑफ कोरोना इज लूमिंग ओवर इंडिया। तो लूम्स का मतलब क्या हुआ, हैंग्स ओवर हेड। तो क्या बोल रहा है कि लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड था। तो क्या बोल रहा है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एंगर एंड सैडनेस, कि बहुत गुस्से वाली दुनिया है, हमको सैडनेस सहना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जो है हॉरर ऑफ द शेड है, हॉरर ऑफ द शेड है। यहाँ पे हम लोग, हमारे सर पे क्या मंडराता रहता है, खतरा, है ना, खतरा नहीं बल्कि क्या है, हॉरर, हॉरर डर, है ना, हम डर की बोलते हैं ना, साए में जी रहे हैं। किसके साए में जी रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। एंड येट द मैनेस ऑफ द ईयर्स, अंडरलाइन द वर्ड मैनेस। मैनेस का मतलब होता है थ्रेट, मीनिंग लिख लीजिए, थ्रेट या डेंजर, थ्रेट या डेंजर। तो सालों से मैंने इस डेंजर को, इस थ्रेट को सहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सालों के खतरा है, उसने क्या देखा, फाइंड्स एंड शाल फाइंड मी अनअफ्रेड। तो इन सालों से खतरों ने देखा है मुझे कि मैं कभी भी उनसे डरा नहीं हूं, मैं हमेशा अनअफ्रेड रहा। अनअफ्रेड बिना डरे, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, अनअफ्रेड मतलब बिना डरे, समझ में आया। तो अभी भी बिना डरे हुए हूं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं बिना डरे रहूंगा। शाल फाइंड ना, शाल फाइंड फ्यूचर में, तो शाल फाइंड मी अनअफ्रेड। ओके, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट। ओके, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, क्या मतलब है इसका, अंडरलाइन दिस एंड राइट डाउन। हाउ स्ट्रेट द गेट का मतलब लिखिए, हाउ डिफिकल्ट द एंट्री इनटू द न्यू वर्ल्ड। हाउ डिफिकल्ट द एंट्री इनटू द न्यू वर्ल्ड, ये आपको ग्लॉसरी में नहीं दिया है। एंड हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रॉल। स्क्रॉल, स्क्रॉल आप लोगों ने वो कंप्यूटर में भी देखा होगा ना, बोलते हैं ना कंप्यूटर में नीचे स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए, ऊपर नीचे करने के लिए उसको बोला जाता है स्क्रॉल। तो मतलब क्या हुआ मैं बता रही हूँ, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। अब क्या मतलब है, देखो मैंने आपको बताया, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, स्ट्रेट मतलब हाउ डिफिकल्ट द एंट्री इनटू द न्यू वर्ल्ड। अभी देखो दैट मीन्स ये जो है जो पोएट है ना, ही वॉज अ क्रिश्चियन, है ना, ही वॉज अ मे बी कैथलिक क्रिश्चियन। तो ये जो है ना बाइबल की कोट की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि बाइबल जो है हमारी पहले हमारी ही बुक थी ना, इंजील, जिसके अंदर उन लोगों ने बहुत सारी मैनिपुलेशंस की। तो जो ना हम लोगों का जो अकीदा है कि देयर इज अ वर्ल्ड हियर एंड हियर आफ्टर, है ना, हियर एंड हियर आफ्टर मतलब कि हाँ, दुनिया भी है और आखिरत भी है। तो ये चीज़ों पे जो है क्रिश्चियंस भी बिलीव करते हैं ना, उन लोगों की इंजील में, उन लोगों की बाइबल में जो एक्चुअली हमारी इंजील थी ना, लेकिन क्या हुआ कि उन लोगों ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत चीज़ें मिला दी हैं, तो इसलिए अभी हम वो बुक को फॉलो नहीं कर सकते। तो एनीवेज मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो लाइन है ना, बाइबल की कोट की तरफ इशारा कर रही है कि इन लोगों का भी है अकीदा कि है ना, देयर विल बी अ वर्ल्ड हियर आफ्टर, कि हमको भी जो है मर के जो है जन्नत या जहन्नुम में ना, वी से दैट आइदर विल गो टू पैराडाइज और हेल। तो न्यू वर्ल्ड में एंट्री कितनी ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, या फिर हाउ चार्ज विद पनिशमेंट द स्क्रॉल्स। अब ये आप लोगों ने सुना होगा, मैंने स्क्रॉल का मीनिंग क्या बताया कि ऊपर नीचे जाना। तो आप लोगों ने ये सुना होगा ना कि जन्नत में डिफरेंट दर्जे हैं, जो सबसे अच्छे काम करेगा वो एकदम टॉप वाले दर्जे पे, है ना, डिफरेंट लेवल्स है, सुना होगा। वैसे जहन्नुम के भी बहुत सारे लेवल्स है ना, जो बहुत ज़्यादा गुनाहगार होगा, है ना, उसको ज़्यादा गहरी, उसको जो है ज़्यादा सीवियर सज़ा है, फिर जो कम गुनाहगार उसका कम सीवियर। तो उस लाइन की तरफ, उस बात की तरफ जो है ना, ये लाइन में इशारा किया गया है कि हाउ चार्ज विद द पनिशमेंट द स्क्रॉल, यानी कि वहाँ पे जो है ना हियर आफ्टर में कितनी भी पनिशमेंट होगी, है ना, कहाँ पर, हेल में कितने भी जो है पनिशमेंट्स होंगी, कितने भी जो है लेवल्स होंगे पनिशमेंट के,
आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, लेकिन मैं अपनी लक, फेट का मतलब क्या है यहाँ पर, लक, मैं अपनी लक का खुद मालिक हूँ। एंड कैप्टन ऑफ हिज सोल, मेरी आत्मा का मैं खुद मालिक हूँ। क्या मतलब हुआ ये, मतलब ये लाइन का कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई डीड्स, फॉर ऑल माई एक्शंस, आई वोंट होल्ड समबडी एल्स, है ना, फॉर माई वर्क, फॉर माई लाइफ, है ना, फॉर एक्टिविटीज डन बाय मी। तो मेरे किए के लिए मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, है ना। आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर आई हैव डन। तो जो मेरे किए का, मेरे जिंदगी में वो जो भी हुआ है, वॉट एवर हैपन्स इन माई लाइफ, आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया। और आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, मतलब माई एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ माई ओन फीलिंग्स। मेरे काम जो है ना, मेरे अपने बोले मैंने खुद से जो है किए हैं, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आई होप आप लोग को ये पोएम समझ में आई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी पोएम थी, मैसेज गिविंग पोएम थी। ओके, तो अब हम रैपिडली ज़रा इसके जो है ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है टेक्चुअल वो देख लेते हैं। यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन टू द लेफ्ट, व्हाट इज़ द पोएट थैंकफुल फॉर। तो किसके लिए थैंकफुल है वो, है ना, आप स्टैंजा से बता सकते हो कि द पोएट इज थैंकफुल फॉर अनकॉन्करेबल सोल। द पोएट इज थैंकफुल फॉर हिज अनकॉन्करेबल सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लाइन शो दैट द पोएट हैज सफर्ड हिज हार्डशिप्स ब्रेवली। तो आप कौन कौन सी आपको लाइंस बताना है कि कौन सी लाइन में हमको पता चलता है कि उसने बहुत सारी हार्डशिप फेस किया है। तो ये लाइन है, जैसे ये थर्ड लाइन है, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेंजा है पूरा, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस, वहां से लेके बट अनबोर्ड, है ना, पूरा स्टेंजा ही एक्चुअली पूरा बता रहा है कि उसने बहुत सारी हार्डशिप्स फेस की है। व्हाट इज मेंट बाय द प्लेस ऑफ रेथ एंड फियर्स। तो प्लेस ऑफ रेथ एंड फियर्स नहीं, ये टीयर्स है ना, टीयर्स है, तो बाय मिस्टेक क्वेश्चन में फियर दे दिया है। प्लेस ऑफ रेथ एंड टीयर्स से क्या मतलब है, तो यू कैन राइट द प्लेस ऑफ रेथ एंड टीयर मीन्स द प्लेस ऑफ एंगर एंड सैडनेस, दैट इज द वर्ल्ड वेयर वी लिव। तो बस समझ में आई, द प्लेस ऑफ रेथ एंड टीयर्स मीन्स द प्लेस ऑफ एंगर एंड सैडनेस, दैट इज द वर्ल्ड वेयर वी लिव। नेक्स्ट, what does the poet have full control over। तो ये लास्ट स्टैंजा में उसका कि द पोएट हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज फेट, हिज सोल एंड हिज लाइफ। द पोएट हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज फेट, हिज सोल एंड हिज लाइफ। ओके, तो इतने आपको टेक्चुअल क्वेश्चंस दिए हैं। लेट अस प्रोसीड फर्दर। इंग्लिश वर्कशॉप, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे सिंपल आपको सिर्फ सही ऑप्शन जो है ना, सही वो ढूंढना है, उसका आंसर ढूंढना है। ऑप्शंस दिए हैं आप लोगों को, आपको सही आंसर बताना है। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। तो इसका आंसर आएगा थर्ड वाला, द सर्कमस्टांसेस आर एज बैड एज दे कैन बी विथ नथिंग टू होप फ्रॉम एनी कॉर्नर, है ना, कि हालत इतनी खराब है कि किसी भी पोल से, दुनिया के नॉर्दर्न पोल से जाओ या सदर्न पोल से जाओ, दुनिया के किसी कोने से कोई होप दिखाई नहीं देती। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर बी, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस इस आई हैव नेवर विंस नॉट क्राइड अलाउड। तो इसका आंसर आएगा सेकेंड, I have not expressed my grief even when I had to suffer great pains. Question number C देखिए, under the bludgeonings of chance my head is bloody। तो उसका फर्स्ट आएगा, I have suffered many setbacks and losses for which there was no reason। क्वेश्चन नंबर डी देखिए,
एंड येट द मैनेस ऑफ द ईयर्स फाइंड्स एंड शैल फाइंड मी अनअफ्रेड। इसका थर्ड ऑप्शन आएगा, इवन दो आई एम ग्रोइंग ओल्ड आई एम नॉट एंड शैल नॉट बी अफ्रेड। नेक्स्ट देखिए, हाउ चार्ज विद द पनिशमेंट स्क्रोल, है ना, ये लाइन का मतलब क्या है? इसका आंसर आएगा सेकंड वाला कि आई मे हैव टू पे फॉर मैनी ऑफ माई मिस्टेक्स, है ना, यानी मैंने जो बताई थी ना बात कि हमको अपने दुनिया में जो भी बुरे अमाल किए हमको उसकी सजा वहां पे भुगतनी है ना, आखिरत में, हियर आफ्टर में। तो वही बात, आई मे हैव टू पे फॉर मैनी ऑफ माई मिस्टेक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एफ वाला क्वेश्चन देखिए, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। उसका फर्स्ट आएगा, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स इन माई लाइफ, बताया था मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के वक्त। एंड क्वेश्चन नंबर जी, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, उसका आंसर थर्ड वाला आएगा, माई एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ माई ओन फीलिंग्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आपको दिया है वो देख लिए, राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अब राइम स्कीम आती है आप लोगों को बनाने, देखिए राइम स्कीम किस तरह से बनाई जाती है। देखिए राइम स्कीम बनाने का तरीका कि आपको स्टेंजा का आखिरी शब्द, आखिरी वर्ड देखना है। मी, पोल, बी, सोल, है ना, तो मी के साथ बी मैच हो रहा है तो आप दोनों को ए दे दो, और पोल के साथ सोल मैच हो रहा है आप दोनों को बी दे दो। तो इस तरह से इसका क्या हुआ, ए बी, हाँ क्या हुआ इसका राइम स्कीम, ए बी। समझ में आया? वैसे ही आप थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हर जगह अप्लाई कर सकते हो। थर्ड वाला देख लीजिए आप, टीयर्स को आप ए दे दो, हाँ, ईयर्स को आप, टीयर्स और ईयर्स दोनों को ए, शेड और अनअफ्रेड दोनों को बी, ए बी। गेट, फेट, स्क्रोल, सोल, गेट और फेट को ए दे दो, स्क्रोल और सोल को बी दे दो। अब ये जो सिर्फ वो थोड़ा सेकंड वाला है ना, जो मैंने स्किप किया, डेलिबरेटली स्किप किया, तो यहाँ का सर्कमस्टेंस और चांस, ठीक है, ए हो गया, बट अलाउड और अनबोर्ड, अनबाउड तो उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, अनबोर्ड, तो यहाँ पर थोड़ा नहीं जो है वो ए बी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ए सी हो जाएगा, तो इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। अदरवाइज सेकेंड स्टेंजा को छोड़कर पूरी पोएम में राइम स्कीम क्या हो गई है, ए बी। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज यहाँ पर जो बची है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, तो ये जो बताया ना मैंने वो ब्लजियोनिंग वाला, कि ब्लजियोनिंग ऑफ चांस, ब्लजियोनिंग वाले मतलब मैंने आप लोगों को कंपैरिजन बताया ना, लाठी चार्ज जो पुलिस जो है लॉकडाउन में जो कर रही है, लाठी चार्ज, उसको आप क्या बोल सकते हो, ब्लजियोनिंग। अब ये ब्लजियोनिंग आप याद रखिए कि पुलिस वाले कर रही है या इंसान कर रहे हैं, राइट ना, है ना, इंसान कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंसान की क्वालिटी है करना, पर्सन की क्वालिटी है। हालात तो ब्लजियोनिंग नहीं कर सकते, चांस जो है वो हालात जो है वो ब्लजियोनिंग नहीं कर सकते, है ना, तो इसके लिए फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पर्सोनिफिकेशन। क्या है फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन, जिसका एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे कि चांस इज पर्सोनिफाइड, है ना, चांस इज पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड मतलब गिवन ह्यूमन क्वालिटी। तो आप लिख सकते हो चांस इज पर्सोनिफाइड एंड इट इज सेड टू बी बीटिंग द पोएट वायलेंटली विद द क्लब। इट इज सेड टू बी बीटिंग द पोएट वायलेंटली विद द क्लब। समझ में आ गया आपको? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। इट्स वेरी
इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, बहुत ही अच्छी पोएम थी। तो इसके वर्कशॉप को भी अच्छे से कर लीजिए। इनविक्टस ये बहुत ही, और देयर आर चांसेस के हो सकता है ना इसका जो है एप्रिसिएशन भी पूछ सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका एप्रिसिएशन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग। बाय बाय।